सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स, ठीक है, जो 2020-21 का सेशन है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको पता है पैंडेमिक चल रहा है और उसके चलते हमारा सिलेबस रिड्यूस हुआ है और उसके चलते जो बेसिक और स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू रिड्यूस, जो आपका रिड्यूस सिलेबस है वो मैं आपको बताऊँगा। आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता है तो जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना तो एनसीईआरटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो, आप आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल कर रहे हैं, वो अच्छी बुक है, नो डाउट, लेकिन जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके सीधे के सीधे एनसीईआरटी से आते हैं। और सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर है बेसिक और स्टैंडर्ड का 2021 का, उसे हम सॉल्व कर चुके हैं और उसको देख के भी ये आइडिया लग चुका है कि पेपर कैसे आने वाला है। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में जो सीबीएसई अपना ऑफिशियल पेपर रिलीज़ करता है ना, लगभग 95% से भी ज़्यादा उसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो को प्लीज़ बिना स्किप किए पूरा देखना, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन एनसीईआरटी के जो पूछे जाते हैं और बार बार आते हैं, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। सो ज़रूरी है, ये तो एनसीईआरटी है, अगर आप ढंग से एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना तो मैं तो कहूँगा कोई दूसरी बुक पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। बट इस बार आप इसी से ही पढ़ें और ज़्यादा फोकस आपको एनसीईआरटी में ही करना है। चलिए शुरू करते हैं। टोटल हमारे कितने चैप्टर हैं? 15। तो सबसे पहले चैप्टर पे आ जाते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। तो रियल नंबर्स हो या जो भी चैप्टर हो, सारा एनसीईआरटी हम पहले ही ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। इस बार 2021 के सिलेबस में यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा नहीं है, तो लेम्मा वाले प्रॉब्लम हमें नहीं करने हैं। चलो देखिए, तो जो सिलेबस में है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 1, ये आपके सिलेबस में है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बेसिक वालों के लिए है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3, पहला और तीसरा ठीक ठाक क्वेश्चन है, तो ये आपको देखना है। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक प्रॉब्लम पर, ये जो एग्जाम्पल नंबर 5 है, दिख रहा है आपको? कंसीडर द नंबर 4 to the power n where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with digit 0। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन पिछले साल में पूछा भी जा चुका है। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.2 में। 1.2 में प्राइम फैक्टराइजेशन पर अगर क्वेश्चन की बात की जाए, सो ये क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है, अभी जो एग्जांपल बोला था उसी से क्वेश्चन नंबर 5 रिलेट करता है। सो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको एचसीएफ एलसीएम पे निकालना आना चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है। रैशनल इरेशनल का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, और रैशनल इरेशनल प्रूफ करने के लिए एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए और उसके ऊपर रूट लगा लीजिए, पूछा जा सकता है। सो एक्सरसाइज 1.3 पे अगर आते हैं, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसकी मैं फुल गारंटी लेता हूँ, ठीक है, एकदम फुल गारंटी मेरी है। इसमें से एक क्वेश्चन चाहे आपके पास स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो, आएगा ही आएगा, और वो क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, तो इसको तो ढंग से बनाना है। फिर एक्सरसाइज 1.4 पे आते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाले प्रॉब्लम पर। सो बेसिक जान लीजिए, और इसमें से क्वेश्चन कोई भी पूछा जा सकता है कि कितने प्लेस के बाद, ठीक है, डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट होगा, वो आपसे पूछ सकता है। तो वैसे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। चैप्टर नंबर 1 बहुत ही सिंपल था और बहुत ही ईजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। एनसीईआरटी का और आपके क्लास 10th मैथमेटिक्स का हर एक चैप्टर इजी ही है, टफ कैटेगरी में आता ही नहीं है। सिर्फ आपको एक विशेष चैप्टर नंबर जो 6 ट्राइंगल है उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उस पर थ्योरम वगैरह ज़्यादा है, ठीक है, उस पर ज़्यादा फोकस करना, बाकी तो सारे चैप्टर ही ईजी हैं। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात हो रही है। तो जो एक्सरसाइज 2.1 है, इसमें ये पूछा सकता है कि 1 मार्क्स में कितने रूट्स होंगे। एक्स एक्सिस पे जितने कट पॉइंट मिलते हैं उतने ही रूट्स होते हैं, जैसे कि इसमें 1 2 3, तो इसमें 3 रूट्स हैं,
तो ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकता है। फिर आपको रिलेशन बिटवीन, ठीक है, रूट्स एंड कोफिशिएंट में आ सकता है प्रॉब्लम, ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये देख सकते हैं। और हाँ, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं सर क्या हमारे लिए जो आपका ऑप्शन एक्सरसाइज होता है वो क्या इंपॉर्टेंट है? तो जी हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे भी आपको करना चाहिए, स्पेशली अगर आपके पास स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 2 करना ही करना है। 2.2 कोई से भी क्वेश्चन पूछा सकता है इसमें से आपके पास। और इस बार डिवीज़न एल्गोरिथम आपका सिलेबस से हट गया है, तो वो क्वेश्चन डिवीज़न एल्गोरिथम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। डिवीज़न एल्गोरिथम से रिलेटेड क्वेश्चन इस बार नहीं पूछे जा रहे हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ 2021 बोर्ड के लिए। अगर आप फ्यूचर में अगर आगे चल के इस वीडियो को देखते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th इंपॉर्टेंट है। और बात की जाए एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज की, सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3rd, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3rd आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन मैंने बोला है। हम आते हैं चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पर, ठीक है, यहाँ पे भी आते हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो कंडीशन आती है, मैं आपको टेबल दिखाऊंगा, आपको लीनियर इक्वेशन बनाना आना चाहिए और साथ ही साथ ग्राफिकली उसका सोल्यूशन भी आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आता है तो प्रैक्टिस करो, मेरे वीडियोस देखो, आई होप आप ज़रूर सीख जाओगे। ये जो ग्राफ है कि रेशियो की कंपैरिजन करते हैं और फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन को बताना होता है। जैसे कि अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू होता है B1/B2 के, तो क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है और एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होता है, जिसे यूनिक सोल्यूशन बोला जाता है। और जब सोल्यूशन होता है तो वो उसे क्या बोला जाता है कि इसकी एग्जिस्टेंस है, ठीक है। तो उसी ग्राफ के पर क्वेश्चन पूछा जाता है 3.2 का। ये जो क्वेश्चन है सभी उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो कोई सा भी 1 मार्क्स से पूछा सकता है आपसे एग्जाम में, कोई सा भी। क्वेश्चन नंबर 6 में भी ऐसा, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, और 6 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपको 2 लीनियर इक्वेशन दे रखी है, पहले इसको ग्राफिकली ड्रॉ करना है और ड्रॉ करने के बाद जो आपके एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा उसके वर्टिसेस भी बताने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस बार अगर बात की जाए अलजेब्रिक, ये जो इक्वेशन होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। एक है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है एलिमिनेशन मेथड, एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। सो आपके सिलेबस से 2021 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हट गया है, सो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड ही पढ़ना है और एलिमिनेशन मेथड ही पढ़ना है। सो अगर इन क्वेश्चनों में अगर बात की जाए एक्सरसाइज 3.3 में, तो क्वेश्चन नंबर 1 में तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन अगर उसमें भी अगर आपको छांटना है तो क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, ठीक। हाँ, करना सारा ही, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स हैं, लेकिन ये सारे के सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 3 में ये 4, 5, 6 ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको पढ़ना ही नहीं है तो उसे आप छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.4 है ना, उसका जो क्वेश्चन नंबर ये 2 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर ये जो 13 है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सब मैंने करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे यार, फिर आप वीडियो लिस्ट और प्ले लिस्ट को ज़रूर चेक करना। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात की जाए, इसके पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 हैं, पाँचों के पाँचों इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको क्वेश्चन कोई सा भी पूछा सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको सेलेक्ट करना है तो ये कुछ 2nd और 3rd क्वेश्चन है और ये 5th इंपॉर्टेंट है उनमें से, लेकिन पाँचों के पाँचों इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी पूछा सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिलेबस में नहीं है इस बार, तो उसे आप स्किप कर देना। अब आ जाओ एक्सरसाइज 3.5 में।
सो एक्सरसाइज जो 3.5 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 2 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों की दोनों इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। 4 पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट है, इसमें 5 पार्ट है, 1 2 3 4 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पाँचों के पाँचों क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उनमें से भी अगर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए तो ये 3rd 4th 5th मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आते हैं ये प्रॉब्लम। देखो जो बोट वाला प्रॉब्लम है ना, बोर्ड वाला प्रॉब्लम मतलब डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाला प्रॉब्लम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर बार आता है और सीबीएसई के ऑफिशियल सैम्पल पेपर में भी आ गया है, उसने बता दिया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल 19 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, करके ही जाना है आपको। ठीक है, और एक्सरसाइज 3.6 की बात करें तो इसमें अगर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो ये फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5th, और ये क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ 3 पार्ट हैं, 1 2 3 तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन सारे सेक्शन डी वाले यानी कि जो सबसे बड़े मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे उसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, सो ये तीनों के तीनों कोई सा भी क्वेश्चन पूछा सकता है बोर्ड में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर। ऑप्शनल एक्सरसाइज की बात की जाए एक्सरसाइज 3.7 में, सो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 तक हो चुका है हमारा। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हुआ है कि इस बार रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी जो प्रॉब्लम थे उनको हटा दिया गया है, वो हमें नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा एक्सरसाइज 4.1 में कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, अगर आपके पास स्टैंडर्ड है या बेसिक है आ सकता है एमसीक्यूज में। ठीक है, तो 1 मार्क्स वाले प्रॉब्लम में आ सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, ध्यान दें इस बार आपके जो जितने भी रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले प्रॉब्लम थे वो नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, मतलब जो वर्ड्स प्रॉब्लम हुआ करते थे ना फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता था, ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएंगे इस बार। सो इस वजह से ये क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 तक नहीं पढ़ना है, आएगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर ये जो 1 है एक्सरसाइज 4.2 का, इनमें से क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको रूट्स निकालना आना चाहिए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से। और हाँ, इस बार मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपके सिलेबस में है, पिछली बार नहीं था 2020 में, लेकिन इस बार है और आपको पढ़ना है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर आप स्किप कर रहे हैं पिछला वीडियो के अकॉर्डिंग, पिछले साल के अकॉर्डिंग, तो गलत कर रहे हैं, आपको करना ही करना है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक जो रूट्स के बारे में भी जानना चाहिए आपको, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर एक्सरसाइज 4.3 पे आ जाओ। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। इफ दे एग्जिस्ट का मतलब क्या है, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 होती है यानी कि नेगेटिव आती है तो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो रूट्स हमें रियल रूट्स नहीं मिलते हैं, उस कंडीशन में हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो जब भी आप इस मेथड पे आओ तो सबसे पहले आप क्या चेक करो, इसका नेचर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर चेक करो। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर आती है तभी जाके ये सॉल्वेबल होता है, तभी इसके रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पहला वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 11 तक आपको नहीं पढ़ना है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, लेकिन 2021 में ये सिलेबस से ही हटा दिया गया है तो इम्पोर्टेंट नहीं है, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आता ही था हमेशा। ठीक है, फिर नेचर ऑफ रूट्स जो हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये इंपॉर्टेंट है, इससे प्रॉब्लम पूछा जाएगा, इसकी मैं 100% गारंटी देता हूँ। चाहे बेसिक हो आपके पास, स्टैंडर्ड हो, इट डजेंट मैटर, क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। जैसे ये टेबल आपको पता होनी चाहिए, ये वाली। ठीक है, कि 0 से जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू
b² - 4ac किसकी वैल्यू होती है? डिस्क्रिमिनेंट की। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो रियल रूट्स होता है, ठीक है ना। इस टेबल को अच्छे से पढ़ लेना। और ये जो एक्सरसाइज 4.4 है, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन बस ढंग से कर लेना क्विज, ठीक है, दोनों के दोनों क्वेश्चन। अब आते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से भी जो डेली लाइफ वाले जो प्रॉब्लम हुआ करते थे उसको हटा दिया गया है, ठीक है। सो उसको हटा दिया गया। अब सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हर एक चैप्टर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिक्स अच्छे से पता होंगे तभी हम चीज़ों को कर पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन देख लेना इसका एक्सरसाइज 5.1 में कि एपी कौन सी सीरीज़ होती है, कौन सी नहीं होती है, ठीक है, और कौन सा टर्म फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन सा सीरीज़ एपी है नहीं है, 1 मार्क्स में। तो जी ये जितने एग्जाम्पल्स हैं बेसिक्स वालों के लिए सारा इम्पोर्टेंट है। ये एग्जाम्पल नंबर 4 बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर एग्जाम्पल नंबर 7 इम्पोर्टेंट है, पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन। फिर एग्जाम्पल नंबर 8 इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 5.2 में आते हैं तो इस टेबल को प्रैक्टिस कर लेना। इससे क्या होगा ना, क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस बन जाएगी। फिर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है आपका। 8, 10, 12, 13, 15, 16 ये सारे के सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। और फिर ये क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, ये प्रॉब्लम इम्पॉर्टेंट है। और एशन वाले जितने प्रॉब्लम हैं हमारे सम ऑफ सीरीज़ पर, उसमें से कौन से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछ जाएंगे? डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन थे ना, वो नहीं आएंगे इस बार। सो क्वेश्चन नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है हमारा यहाँ पर 5.3 एक्सरसाइज में, ठीक है। इसके 3 पार्ट है, तीनों को कर लेना अच्छे से। और ये जो 10 प्रॉब्लम है, इसको करने से क्या होगा ना, आपकी कैलकुलेशन मस्त हो जाएगी, ठीक है। हालांकि ऐसे डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं पूछा जाता है, बट करना अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या होता है ना, जब क्वेश्चन को पढ़ के हम लिखते हैं ना, गिवन ये हमें फाइंड ये करना है, तो इसमें डायरेक्ट दे दिया गया है और आपको कैलकुलेट करना है ओनली। ये चीज़ हम कैसे बनाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और हम लिखते हैं गिवन दिस दिस दिस, वी हैव टू फाइंड दिस दिस। सो ये चीज़ उन्होंने शॉर्ट में कर दी है और आपको कैलकुलेट करना है। सो एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है वैसे, लेकिन हम बात कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की, तो उसकी अकॉर्डिंग मैं ये बातें कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 इम्पॉर्टेंट। एंड 15 से लेकर जितनी भी रिमेनिंग प्रॉब्लम है, हालांकि ये इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, अब नहीं है। क्यों? क्योंकि एसएन में समेशन ऑफ सीरीज़ में जो डेली लाइफ से जितने भी प्रॉब्लम है वो अब नहीं आएंगे, सीबीएसई ने बोला है, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपको नहीं पढ़ना है। हालांकि ये अच्छे प्रॉब्लम है, इजी भी हैं और इम्पोर्टेंट हुआ करते थे, अब नहीं है 2021 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स में। ट्रायंगल में बच्चे सबसे ज़्यादा लैग करते हैं, सबसे ज़्यादा टफ चैप्टर में इंक्लूड किया जाता है इसको, और कई टीचर इस चैप्टर को सबसे लास्ट में पढ़ाते हैं, ठीक है। लास्ट में पढ़ाने के 2 रीज़न होते हैं, या तो उस टीचर को इस चैप्टर को पढ़ाने में इंटरेस्ट कम है, ठीक है, और या फिर बच्चे ज़्यादा डरते हैं, या फिर इसीलिए टीचर इसको लास्ट में पढ़ाते हैं। तो ये चैप्टर उतना हवा बना के रखा है टफ टफ टफ, एक्चुअल में टफ है ही नहीं। कब टफ नहीं रहेगा? जब इसके जितने भी थ्योरम्स हैं ना, आपको थ्योरम भले ही प्रूफ आए ना आए, आपको क्वेश्चन करने के लिए थ्योरम के स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना होगा, समझना होगा, ठीक है। ये थ्योरम ये कहती है, इसका मतलब ये होता है, और ऐसे इसके एप्लीकेशन है। वो चीज़ आप जब समझ जाओगे तो क्वेश्चन आपके आराम से बनेंगे। ट्राइंगल का हर एक प्रॉब्लम थ्योरम से रिलेट करता है। थ्योरम अगर आपको आता है तो ट्राइंगल के क्वेश्चन बनेंगे, अदरवाइज़ वो हिलेंगे भी नहीं अपनी जगह से, ठीक है। आपको देव थ्योरम पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। 6.1 थ्योरम का प्रूफ आना चाहिए, थेल्स थ्योरम,
एंड 6.8 यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। इन दो थ्योरम के प्रूफ पे ज़्यादा फोकस करना है आपको, और 6.6 थ्योरम आपके सिलेबस से प्रूफ हटा दिया गया है, ठीक है, वो नहीं आएगा। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे लेकिन उसका थ्योरम का प्रूफ नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे हर एक चैप्टर जब भी आप स्टार्ट करो तो उस चैप्टर का बेसिक्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे चैप्टर 6 के बेसिक्स पे 6.1 है, तो इसको अच्छे से देख लेना, 1 मार्क्स में आ सकता है। सबसे ज़्यादा जो रिपीटेड थ्योरम का प्रूफ है वो है ये थ्योरम 6.1, थेल्स थ्योरम, ठीक है। थेल्स थ्योरम पता है आपको क्या कहती है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और किसी साइड के करस्पॉन्डिंग अगर दूसरी लाइन हम लेते हैं पैरेलल, तो ये जो दो पॉइंट मिलते हैं तो क्या होता है कि इन दोनों साइड का जो रेशियो AD/DB इक्वल होता है AE/AC, ठीक है। तो 6.1 थ्योरम और 6.2 थ्योरम आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। ये उसके बाद 6.2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 मार्क्स में काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 6.3 हर एक थ्योरम को आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और जहाँ तक प्रूफ की रही बात, तो 6.1 और पाइथागोरस थ्योरम के प्रूफ आपको आने ही चाहिए। आसान है बहुत, देख लेना, सब करा रखा है मैंने। और सारे थ्योरम के स्टेटमेंट तो आपको आने ही चाहिए, उसके मतलब समझो, उसका एप्लीकेशन समझो, तभी आप चीज़ों को कर पाओगे, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर 7 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, NCERT में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इसे करिएगा। उसके बाद ये एग्जाम्पल नंबर 8 भी अच्छा क्वेश्चन है, इसे बनाइए। एक्सरसाइज 6.3 की अगर बात करें, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 1 मार्क्स में आ सकता है, और क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। ये सारे प्रॉब्लम मिलते जुलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इम्पॉर्टेंट है, मिलते जुलते प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 10 इम्पॉर्टेंट है, 12 इम्पॉर्टेंट है, 13, 15 एंड 16, ठीक। अच्छे प्रॉब्लम है, इनको ज़रूर बनाना, इन्हीं में से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर एक्सरसाइज 6.4 पे आ जाऊँ। ये जो थ्योरम है 6.6 का प्रूफ हटाया गया है, लेकिन इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस थ्योरम का प्रूफ हटा दिया गया है इस बार सिलेबस से, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो 6.4 पे क्वेश्चन नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है, 2 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है, 6, 7, 8, 9। ये जो 8, 9 वाले प्रॉब्लम है ना, वो सीधा 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में ये इम्पॉर्टेंट है। और 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन 6 और 7 इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है 6.7 थ्योरम, उसकी मदद से 6.8 थ्योरम का प्रूफ होगा, ठीक है। तो 6.8 थ्योरम आपका प्रूफ यानी कि पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है और पूछा गया है काफ़ी बार, तो उसको देख लेना, ठीक है। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल नंबर 13 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और CBSE ने अपने ऑफिशियल सैम्पल पेपर में भी इसको इस बार दे दिया है, ठीक है। तो इसको ज़रूर बनाना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 12 भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 6.5 में आते हैं, 3 साइड्स दे रखे होंगे, क्या ये राइट एंगल है नहीं, 1 मार्क्स में आ सकता है, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 2 मार्क्स में आ सकता है इम्पॉर्टेंट में। क्वेश्चन नंबर 8 आ सकता है, स्टैंडर्ड वालों के ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 बेसिक वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा। एंड क्वेश्चन नंबर 15 चाहे आपके पास स्टैंडर्ड हो बेसिक हो, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन। बाकी 13, 14, 16 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 17 1 मार्क्स में आ सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। आगे बढ़ते हैं 6.6 ऑप्शन एक्सरसाइज में। तो इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है 3rd, 4th एंड 5th, ठीक है।
ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेसिक्स वालों के लिए, और सॉरी स्टैंडर्ड वालों के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एफसी का क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, उस पर क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको एक कोऑर्डिनेट दे रखा होगा, बताना होगा कि इसका एफसी का क्या है, ऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, 1 मार्क्स में। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पर क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। ठीक है, नेचर आ सकता है कि कौन सा रोम्बस है, कौन सा स्क्वायर है, कौन सा रेक्टेंगल है। ठीक है, तो कुछ और इम्पोर्टेंट जो है वो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10। लास्ट के ये जो 4 क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे गए एग्जाम में। ठीक है, फिर बात की जाती है सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 6 इंपॉर्टेंट है। हालांकि कुछ क्वेश्चन इनमें ना थोड़ा अलग कराया गया है, तो मैंने जैसे सिखाया है वैसे ही करना, नहीं तो कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ से रटने पड़ जाएंगे अगर यहाँ से सीखना चाहोगे तो। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 इम्पॉर्टेंट है। 5, 6, 8 क्वेश्चन नंबर 8 इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है 7.2 में। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल को हटा दिया गया है इस बार, 7.3 को हटा दिया गया, तो इसे स्किप कर देना। एंड एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 and 2 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो आपको 1 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्पेशली स्टैंडर्ड वालों के लिए। अब आते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 8 में क्या इंपॉर्टेंट है। फिर से बता रहा हूँ, बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ कब कैसे यूज़ होगी, सारे रेशियो के बारे में, शॉर्ट ट्रिक वगैरह जो भी हैं वो आपको पता होने चाहिए। और एक्सरसाइज 8.1 की बात करूँ, सो क्वेश्चन नंबर 1 बेसिक्स के लिए ठीक ठाक है, उतने पूछे नहीं जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेना, 4 देख लेना इम्पोर्टेंट में, 9 देख लेना और 10 देख लेना। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ पर। तो ये जो टेबल है ये आपको ज़िंदगी भर हेल्प करेगी, लाइफ टाइम, चाहे आप कोई भी क्लास में हो, चाहे आपकी पढ़ाई ख़त्म हो गई हो, उसके बाद अगर आप कोई जॉब के लिए क्वेश्चन मतलब फॉर्म वगैरह भरते हैं, तो मैथ्स के जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम आएंगे और उसमें ये प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, तो ये तो आपको रट जाने चाहिए। ठीक है, इसका ट्रिक भी बता रखा है कि कैसे क्वेश्चन आपको पढ़ना है। तो 8.2 का जो 5 पार्ट हैं, ये पाँचों के पाँचों पार्ट इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी आ सकता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन 1 पे ही गोल कर रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है, चारों पार्ट देख लेना, आसान है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये करना आप। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 8.3 को इस बार सिलेबस से हटाया गया है। ये जो एंगल्स है ना, 2 एंगल का सम 90 वाले जो प्रॉब्लम थे इम्पोर्टेंट थे, लेकिन इस बार सिलेबस में नहीं है, तो आपको ये क्वेश्चन नहीं करने हैं, पूछे नहीं जाएंगे। ठीक है, पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 इम्पोर्टेंट है, देख लेना। और एक चीज़, एक्सरसाइज 8.4 में जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के जो क्वेश्चन आते थे, इस बार सिर्फ इसी आइडेंटिटीज़ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिर्फ जहाँ जहाँ इस आइडेंटिटी का यूज़ हो रहा है ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सीबीएसई ने बोला है। बट मैं कहूँगा रिस्क मत लेना, क्योंकि आइडेंटिटीज़ वाले क्वेश्चन में कुछ भरोसा नहीं होता है, ज़रूर करना। स्पेशली जो एनसीईआरटी के 8.4 की जो 5वां क्वेश्चन है, जिसमें 10 पार्ट हैं, 10 की 10 आपको करने हैं अच्छे से। ठीक है, एंड इन 10 में जो क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड पूछे गए हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2, सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6, 8, ठीक है,
सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अच्छे से देख लेना इनको। नेक्स्ट आते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें से कुछ भी रिलीज़ नहीं हुआ है, मतलब कुछ भी हटा नहीं है, इसमें से आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको बेसिक्स पता होने चाहिए अच्छे से। और एक एग्जाम्पल है यहाँ पर जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 7 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूछा जा सकता है, देख लेना। एक्सरसाइज 9.1 पे आ जाओ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, देख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है, 9 इम्पॉर्टेंट है, 11 इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 12, 13 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 14, 15 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 15 है, जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए, और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक, देख लीजिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 16 आपकी एक ही प्रश्नावली है, एक है एक्सरसाइज है 9.1 जिसमें कि 16 प्रॉब्लम है। 16 के 16 आपको आने चाहिए, उसके बावजूद भी मैंने कुछ ही सिलेक्टेड क्वेश्चन मार्क करवा दिए जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर सर्कल्स में। छोटा सा एक चैप्टर है, इसमें थ्योरम 10.1 थ्योरम 10.2 दो थ्योरम है आपके पास, और इन्हीं दो थ्योरम पे सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो उनके प्रूफ भी आपको पता होने चाहिए, सर्कल्स का बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। जो 10.1 थ्योरम है आपको आना चाहिए विद प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10.1 में 3 इम्पॉर्टेंट है, और ये जो 2 प्रॉब्लम है ये आप ज़रूर करना है, ये 1 मार्क्स में आ सकते हैं। बेसिक्स सेक्शन ए में पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, ज़रूर देख लेना। उसके बाद थ्योरम 10.2 स्टेटमेंट क्या होती है और उसका प्रूफ। ठीक है, ज़रूर करना। और एग्जाम्पल नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बेसिक स्टैंडर्ड दोनों के लिए। 10.2 में आ जाऊँ तो क्वेश्चन नंबर 2 बेसिक्स वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है, 8 इम्पॉर्टेंट है, 9 इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों प्रॉब्लम फिगर वाले। उसके बाद 11, 12, 13 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बड़े मार्क्स में। ठीक है, और इसमें एक प्रॉब्लम होगा, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 5 ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर में आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में इस बार बहुत चीज़ें लिमिटेड हो गई हैं। ठीक है, सो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है बता रहा हूँ। 11.1 में पहला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर 2021 के अकॉर्डिंग बाकी जितनी भी प्रॉब्लम है नहीं है आपके कुछ सिलेबस में। क्यों? क्योंकि जब ट्रायंगल के सिमिलर दूसरा ट्रायंगल बनाने वाले क्वेश्चन को ही सिलेबस से हटा दिया गया है, तो ये सारे प्रॉब्लम उसी से रिलेट करते हैं, तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 11.2 में अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है, 4 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और लास्ट के 2 क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, 6, 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर नंबर 11 भी ख़त्म। नेक्स्ट आते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। काफ़ी इजी चैप्टर है। ठीक है, सो आपको पाई के बारे में पता होगा। पाई क्या होता है? सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, सर्कल का रेशियो को हम पाई बोलते हैं। 12.1 में क्वेश्चन नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में, 2 भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर आपको सबसे मेन चीज़ आपको सेक्टर के बारे में पता होना चाहिए, सेगमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है। ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या है, माइनर सेक्टर क्या होता है, मेजर सेक्टर क्या होता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इन्हीं पे ही पूछे जाएंगे। और ये जो फार्मूलाज हैं, माइनर सेगमेंट निकालने का फार्मूला क्या होता है, मेजर सेगमेंट कैसे निकाला जाता है, ये सब आपको पता होना चाहिए बेसिक। और ये जो आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसको ज़रूर देख लेना।
एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर ये जो 5th है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, फिर देखो क्वेश्चन नंबर ये जो 8वां है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 9th मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद ये जो है 10, 11, 13 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 14 वाला क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकते हैं, उसको ज़रूर देखो। NCERT के एग्जाम्पल्स नंबर 6 ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज 12.3 में। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये वाला फिगर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 6 ये डिज़ाइन वाला प्रॉब्लम मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये चीज़ हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये जो है 15, 14 एंड 15 स्पेशली ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर हमारा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इसमें देख लीजिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। सबसे पहली चीज़ तो देखो, इस चैप्टर को करने के लिए आपको सभी चीज़ों के बारे में फुल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कौन क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया कब लगेगा, CS से कब लगेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया कब लगाते हैं। ठीक है, सबके फॉर्मूले पता होना चाहिए, ये तो पहली प्रायोरिटी है। और उसके बाद किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा वो दूसरे नंबर पर। और तीसरे नंबर पर जब आप सही सॉल्व कर दोगे, इससे इजी चैप्टर कहीं नहीं होगा। ठीक है, बस कैलकुलेशन सही करनी है, आपको नंबर मिल जाएंगे पूरे फॉर्मूले पता करो ढंग से। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 13.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है इम्पॉर्टेंट है, 3rd इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 6 इम्पॉर्टेंट है, 9th इम्पॉर्टेंट है। ठीक, 13.2 में यहाँ जाते हैं तो 13.2 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है गुलाब जामुन वाला, बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद 5th, 6th, 7 इम्पोर्टेंट है। 8 ही क्वेश्चन है, इनमें से इम्पोर्टेंट तो सारे ही हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करना, तो आपकी जो वॉल्यूम होता है इक्वल होता है, उस पर क्वेश्चन पूछा सकते हैं आपके। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, काफ़ी बार पूछा गया है। उसके बाद 8वां और 9वां, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस बार जो आपका फर्स्ट टर्म वाला टॉपिक है वो रिमूव कर दिया गया है, तो वो नहीं आएगा, उसे आप स्किप कर देना। एक्सरसाइज 13.4 को पढ़ना ही नहीं है, ये नहीं आएगा। ठीक है, तो अब आ जाओ स्टैटिक्स में। स्टैटिक्स में क्या है, क्या पढ़ना है आपके पास, मीन, मीडियन, मोड, 3 चीज़ें होती हैं, इन्हीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इस पर जो क्वेश्चन होता है आपका मीन निकालने के लिए, आपके पास डायरेक्ट मेथड है और अज्यूम्ड मीन मेथड है। ठीक है, तीसरे मेथड जो है उसको इस सिलेबस से इस बार हटा दिया गया है, तो सब पढ़ा रखा है। तो मीन निकालने के जो प्रॉब्लम होते हैं, अगर 14.1 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन बेसिक्स अगर की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर ये 3rd मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, ये क्वेश्चन नंबर 5th। ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो जहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना वहाँ से शुरू नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या होना है, ये जो इंटरवल है उनको सही करना पड़ता है, इसी वजह से ये क्वेश्चन 5th इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोड निकालने के लिए ये जो फॉर्मूला होता है, और इतने इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता। कोई सा भी क्वेश्चन कर लो, एग्जाम्पल नंबर 4 ले लो, एग्जाम्पल नंबर 5 ले लो, एक क्वेश्चन कर लोगे ना मोड के लिए बहुत है, इनफ है। तो मोड का एक क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, अब हम आते हैं मीडियन में।
मीडियन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ऐसे अगर आता है ना लेस देन वाला टेबल, तो लेस देन वाला टेबल को कैसे करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन क्लास कैसे निकाला जाता है, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। सो ये जो एग्जाम्पल नंबर 8 है इम्पॉर्टेंट है। और मीन मीडियन मोड में क्या रिलेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। 1 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। या फिर मीन मीडियन मोड का एक प्रॉब्लम पूछ सकता है आपसे, जिसमें कोई 2 चीज़ आपको गिवन होगी, तीसरी फाइंड करने के लिए आपको बोल सकता है, ठीक है। तो उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, तो देख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर करना। एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर ये बिलो वाला, जैसे बिलो वाला ऐसे मोर देन वाला भी आ सकता है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 5 इम्पॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन होगा जिसमें ना CF दिया होगा और आपको F निकालना होगा, ऐसा एक प्रॉब्लम होगा, जैसे कि हाँ यही प्रॉब्लम था, इसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और क्या होता है ना, पिछले साल क्या था कि मोर देन और गिव, लेस देन और गिव के प्रॉब्लम पूछे जाते थे, लेकिन इस बार कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी टेबल का जो ग्राफ वाला प्रॉब्लम था उसे स्किप किया गया है। तो उसी वजह से ये जो ग्राफ की प्रॉब्लम होते थे, मोर देन और गिव, लेस देन और गिव, ये सिलेबस हट गया है, तो इस बार नहीं पढ़ना है आपको। और CBSE ने अपने ऑफिशियल पेपर में दिया भी नहीं है इसके क्वेश्चन, तो वहाँ से और चीज़ क्लियर हो गई। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी। तो अगर मैं बोलूँ प्रोबेबिलिटी के अगर सिर्फ NCERT से पढ़ो इनफ होगा, ये कहना गलत होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बहुत आसान चैप्टर है, तो कुछ क्वेश्चन थोड़ा हट के भी पूछ देता है, ठीक है। सो NCERT के अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ज़रूर करना प्रोबेबिलिटी के लिए, और वो मैं पहले ही करा चुका हूँ, सारी वीडियोज़ के लिंक्स मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। NCERT के साथ साथ बहुत चीज़ें मैंने पढ़ा रखी है, CBSE के लास्ट 10 के क्वेश्चन पेपर और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज़, RDRS के इम्पॉर्टेंट, ठीक है, सैम्पल पेपर के सोल्यूशन सब मिल जाएंगे आपको। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स क्या होते हैं, और बेसिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी माइनस में नहीं होती, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी 1 से ग्रेटर नहीं होती, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ऑलवेज 0 या 0 से बड़ी होती है, 1 या 1 से छोटी होती है, ठीक है। हमेशा प्रोबेबिलिटी का जो टोटल सम होता है, ऑल इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी का टोटल सम 1 होता है ना, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो डाइस खेलने पे इवेंट क्या आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास कार्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रॉब्लम कार्ड्स ही है, कार्ड्स हैं और डाइस है, ठीक है, और सिक्कों पर प्रॉब्लम पूछा सकता है। तो 15.1 का पहला क्वेश्चन बेसिक के लिए आ सकता है, उसके बाद 4th क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकता है, 5th, फिर ये 7, ठीक है, उसके बाद 13, 14 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 16, 17, ठीक है, और उसके बाद 20, उसके बाद 22, सारे अच्छे प्रॉब्लम है NCERT के। तो इस तरीके से हमने अपना पूरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन NCERT से पढ़ लिए हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि NCERT हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल, और NCERT से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आपको NCERT को ज़्यादा प्रायोरिटी में रखना है, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करो, लेकिन सब पहले NCERT को ढंग से पढ़ो, ढंग से रिवाइज़ करो, सारे एक्सरसाइज करो ढंग से, सारे एग्जाम्पल करो। जब पूरा ढंग से हो जाए प्रिपेयर ये, उसके बाद अब आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए सबसे बेहतर तरीका होगा कि आप CBSE के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर करो, दैट्स इट।